अन्य जंतुओं से श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षी आदि जंतु के वक्ष गुहाओं में मनुष्य की फेफड़े होते हैं। ये 7th क्लास वालों के लिए है। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस का विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाली या वातक कहलाते हैं। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तृत होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आता है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाता है। श्वास नाल श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्म प्रतीत होती है, जिसमें गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यदि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं जो आर्द्र और श्लेष्मीय होते हैं। जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं, जो जल में तैरते हैं और वो सांस भी लेते रहते हैं। जैसे मछली है, मेंढक भी होते हैं, मगरमच्छ। कक्षा 6 में आपने पढ़ा कि मछली में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उसकी सहायता करता है। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकलते हैं। ये होते हैं बाहर, जो आगे की ओर होते हैं ना, वो क्लोम कहलाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार का श्वास में सहायता करता है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है और गैसीय विनिमय में सहायता करती है। तो इस टाइप से जो क्लोम होते हैं वो पानी में जो घुली ऑक्सीजन होती है, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको ग्रहण करता है क्लोम की सहायता से। आगे है पादप भी श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। जैसे कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि वायु में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करने कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, रंध्र कहलाते हैं। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति भी मूल कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले में पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरी जीविता हेतु तो आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो इस टाइप से हमने आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर लिया। सवाल आपको करने हैं और कल हम जो पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है अपना, वो 11वां टॉपिक रहेगा, जंतु और पादप में परिवर्तन। आज के लिए इतना ही।